नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। भिकाजी बोर्डे का घर औरंगाबाद के चिकन थाना की चौधरी कॉलोनी में था। बोर्डे परिवार में कुल जमा 3 सदस्य थे। भिकाजी बोर्डे, पत्नी कमलाबाई और बेटा भगवान दिनकर बोर्डे। भिकाजी की एक बेटी भी थी, विमल, जिसकी वो शादी कर चुके थे। विमल 2 बच्चों की मां थी और पति से चल रहे किसी विवाद की वजह से मायके में रह रही थी। उसके दोनों बच्चे पति के पास रह रहे थे। 23 साल का अमोल बोर्डे भगवान दिनकर बोर्डे का दोस्त था। उसका घर बोर्डे परिवार के घर से कुछ ही दूरी पर था। दोनों हम उम्र थे। दोस्ती के नाते दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। जब से भिकाजी की बेटी विमल मायके आई थी, तब से अमोल भिकाजी के घर कुछ ज्यादा ही आने लगा था। उसे इस बात की जानकारी थी कि विमल और उसके पति के बीच तनातनी चल रही है और वो हाल फिलहाल पति के पास जाने वाली नहीं है। दरअसल अमोल अभी अविवाहित था, इसलिए दोस्त की बहन को दूसरी नजरों से देखने लगा था। भाई का दोस्त होने के नाते विमल उसे भी भाई समझती थी। वो बात भी उसी अंदाज में करती थी। वैसे भी विमल बातूनी लड़की थी। जब विमल और अनमोल के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा, तो अनमोल ने बातों के कुछ शब्दों को ऐसा रंग देना शुरू कर दिया कि उसकी चाहत नजर आए। उसके ऐसे शब्दों पर या तो विमल ने ध्यान नहीं दिया, या दिया भी तो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अमोल ने मीठी मीठी बातों से विमल को शीशे में उतारने की काफी कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बहुत कुछ समझकर भी विमल अनमोल को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती थी जिससे भाई भगवान दिनकर और अमोल की दोस्ती में दरार पड़े। लेकिन वो कब तक ये सब सहन करती। आखिर एक दिन सब्र का प्याला छलक ही गया। हुआ ये कि उस दिन विमल घर पर अकेली थी। अमोल को पता चला तो वो मौके का फायदा उठाने की सोचकर उसके घर पहुंच गया। विमल ने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और उसके लिए चाय बनाने चली गई। उस समय वो घर में अकेली थी। अमोल ने अपनी मर्जी करने के लिए इस मौके को उचित समझा। वापस लौटकर विमल ने चाय का प्याला अमोल को दिया तो उसी समय अमोल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर विमल चौंक गई। उसकी नियत में खोट देखकर उसे गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ छुड़ाने के बाद चाय का प्याला मेज पर रख दिया, फिर उसे जमकर लताड़ा और उसी समय घर से भगा दिया। अमोल को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि विमल उसकी इतनी बेइज्जती करेगी। विमल के हंस हंसकर बात करने से वो तो यही सोचता था कि विमल भी उसे चाहती है। इसी का फायदा उठाने के लिए वो आया भी था, लेकिन उसे उल्टे विमल के गुस्से का सामना करना पड़ा। बेइज्जती सहन कर वो उस समय वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद भी विमल द्वारा की गई बेइज्जती अमोल के दिमाग में घूमती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में वो क्या करे। उधर शाम के समय विमल के माता पिता और भाई घर लौटे तो विमल ने अमोल की हरकत माँ कमलाबाई को बता दी। कमलाबाई को बहुत गुस्सा आया। अमोल उसके बेटे का दोस्त था, इसलिए वो उसे भी अपने घर का सदस्य समझती थी, लेकिन उसकी सोच इतनी घटिया थी, वो नहीं समझ पाई थी। घर की बदनामी को देखते हुए कमलाबाई ने इस बात का शोर शराबा तो नहीं किया, लेकिन बेटी को उससे सतर्क रहने की सलाह जरूर दे दी। अगले दिन अमोल को अपने दोस्त यानी विमल के भाई भगवान दिनकर बोर्डे की याद आई। वो उसके साथ घूमता और गप्पे मारता था, इसलिए उसका मन दोस्त से मिलने के लिए कर रहा था। विमल ने जिस तरह से उसे लताड़ा था, वो बात भी उसके दिमाग में घूम रही थी। अमोल ये समझ रहा था कि उसने विमल के साथ जो हरकत की थी, उसके बारे में विमल अपने घर वालों से चर्चा तक नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां इस तरह की बातें शुरुआत में अपने तक ही छिपा कर रखती है। माता पिता को ये बातें बताने में उन्हें शर्म महसूस होती है। यही सोचकर अमोल बिना किसी डर के अपने दोस्त भगवान दिनकर बोर्डे से मिलने उसके घर पहुंच गया। विमल अनमोल की हरकत माँ को पहले ही बता चुकी थी,
लिहाजा विमल की मां कमलाबाई ने अमोल को आड़े हाथों लिया। उसने भी अमोल को जमकर खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, उसे बेइज्जत करते हुए धमकी दी कि वो इसी समय वहां से चला जाए और आइंदा उसके घर में कदम ना रखे। बेइज्जती सहकर अमोल वहां से उल्टे पांव लौट आया। इस अपमान की ज्वाला उसके सीने में दहकने लगी थी। उसने तय कर लिया कि विमल और उसकी मां ने उसकी जो बेइज्जती की है वो उसका बदला जरूर लेगा। बदले की भावना उसके मन में घर कर गई थी। बात 25 सितंबर 2019 की है। अमोल अपने घर पर ही था। उसके दिमाग में बेइज्जती वाली बातें ही घूम रही थी। वो सोच रहा था कि इस अपमान का बदला कैसे ले। रात के 8 बजे थे। उस समय अमोल को भूख लगी थी। उसने अपनी माँ से खाना परोसने को कहा। माँ खाना परोस कर ले आई। निवाला तोड़कर वो खाने को हुआ, तभी उसके दिमाग में बदला लेने वाली बात फिर आ गई। अमोल ने खाना छोड़ दिया और किचन की तरफ चल दिया। उसकी माँ ने बिना खाना खाए उठने की वजह पूछी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अमोल ने किचन से चाकू उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसकी माँ पूछती रही, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो घर के बाहर निकल आया। माँ पूछने के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन अमोल ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि माँ घर से बाहर ना आए। उसकी माँ, पिता और भांजी घर में ही बंद रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अमोल ने ऐसा क्यों किया। अपने घर से करीब 70 मीटर दूर वो सीधे विमल के घर घुस गया। घर में घुसते ही उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। उस समय वो बहुत गुस्से में था। विमल के माँ बाप ने जब अमोल को अपने घर में देखा तो उन्होंने उससे वहां आने की वजह पूछी। तभी अमोल ने जेब में रखा चाकू निकाल लिया और अपने दोस्त दिनकर बोर्डे की तरफ बढ़ा। अमोल को गुस्से में देखकर भगवान बोर्डे अपनी जान बचाने के लिए भागे। अमोल ने दौड़कर भगवान को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। तभी भगवान के माता पिता भी वहां पर आ गए। बेटे के खून के छींटे उनके ऊपर भी गिर गए। दिनकर भगवान बोर्डे वहीं गिर गया और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। इसके बाद अमोल बोर्डे ने दिनकर की मां कमलाबाई पर हमला किया। फिर उसने उसके पिता को भी निशाने पर ले लिया। इस तरह उसने परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी। इस दौरान विमल दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई थी। विमल ने ये बात पड़ोसियों को बताई तो वे घरों से बाहर निकल आए। 3 हत्याएं करने के बाद अमोल खून सना चाकू लेकर घर से बाहर निकला तो कई लोग वहां खड़े थे, लेकिन अमोल की आंखों में तैर रहे गुस्से और खून सने चाकू को देखकर कोई भी कुछ नहीं कह सका और वहां से वो चला गया। किसी ने इस तिहरे हत्याकांड की खबर पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर MIDC चिड़को थाने के प्रभारी सुरेंद्र मोलाले थोड़ी देर में दिनकर बोर्डे के घर पहुंच गए। तभी लोगों ने पुलिस को अमोल बोर्डे के बारे में जानकारी दी कि वो चौराहे पर खड़ा है। ये सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चौराहे पर खड़े अमोल बोर्डे को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी सुरेंद्र मोलाले ने अभियुक्त अमोल से ट्रिपल मर्डर के बारे में पूछताछ की तो उसने सारी कहानी बता दी। उसने कहा कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया है। अमोल बोर्डे से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, हमारी आज की जो दूसरी क्राइम की कहानी है वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं बता रही है कि अपराधी अब बेलगाम हो चुके हैं। कानपुर, गोंडा और गोरखपुर में किडनैपिंग के बाद हुई हत्याओं ने साबित कर दिया कि अब अपराधियों के दिल में पुलिस नाम का कोई डर नहीं है। लगातार बढ़ रही घटनाओं से पुलिस भी शक के घेरे में आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में 14 वर्षीय बलराम गुप्ता की अपहरण के बाद हुई हत्या से प्रदेश के लोगों में डर बैठ गया है। लोगों का सोचना है कि जब मुख्यमंत्री के जिले के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो और लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। गोरखपुर जिले के थाना पिपराइच के गांव जंगल छत्रधारी टोला मिसरोलिया के रहने वाले बच्चे बलराम गुप्ता का जिस तरह किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बलराम गुप्ता 26 जुलाई 2020 को दोपहर 12 बजे खाना खाकर रोजाना की तरह घर से बाहर खेलने निकला।
अपने दोस्तों के साथ खेलने के बाद वो अक्सर 1.5-2 घंटे में घर लौट आता था, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटा। उसकी माँ और बहन ने उसे आसपास ढूंढा, लेकिन बलराम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बलराम के पिता महाजन गुप्ता घर के पास में ही पान की दुकान चलाते थे। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे। जब उन्हें पता लगा कि बलराम दोपहर के बाद से गायब है, तो वो भी परेशान हो गए। करीब 3 बजे महाजन गुप्ता के मोबाइल फोन पर एक ऐसी कॉल आई जिससे घर के सभी लोग असमंजस में पड़ गए। फोन करने वाले ने कहा कि तुम्हारा बेटा बलराम हमारे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। ये खबर सुनते ही महाजन गुप्ता घबरा गए। उन्होंने किडनैपरों से कहा कि वो उनके बेटे का कुछ ना करे, जैसा वे कहेंगे वैसा ही वो करने को तैयार है। बलराम अपनी 5 बहनों के बीच इकलौता भाई था, इसलिए वो घर में सभी का लाडला था। बलराम के किडनैपिंग की जानकारी उसकी माँ और बहनों को हुई तो सभी परेशान हो गए। महाजन गुप्ता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सके, इसलिए वो ये सोच सोचकर परेशान हो रहे थे कि इतने पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे। उसी दौरान किडनैपरों ने उन्हें दोबारा फोन किया। एक बात याद रखना, पुलिस को सूचना देने की भूल मत करना। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन आप जितने पैसे मांग रहे हैं उतने मेरे पास नहीं है। अगर कुछ कम कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। महाजन गुप्ता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इस बारे में हम 5 बजे के करीब फिर से बात करेंगे, तब तक तुम पैसों का इंतजाम करो, किडनैपर ने कहा। महाजन को लगा कि वो किडनैपरों द्वारा मांगी गई फिरौती का इंतजाम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। बच्चे के किडनैपिंग की सूचना मिलते ही थाना पिपराइच पुलिस इसी समय महाजन के घर पहुंच गई। घर वालों से बातचीत करने के बाद पुलिस ने उन बच्चों से भी पूछताछ की जिनके साथ बलराम अक्सर खेला करता था। थाना पुलिस अभी ये जांच कर ही रही थी कि पुलिस को सूचना मिली कि गांव से 3-4 किलोमीटर दूर नहर में एक बच्चे का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस महाजन गुप्ता को लेकर नहर पर पहुंच गई। नहर में मिला शव बलराम का ही निकला, जिसकी शिनाख्त महाजन ने कर ली। बेटे का शव देखते ही महाजन गुप्ता गस खाकर वहीं पर गिर पड़े। गांव में ये खबर फैली तो सभी सन्न रह गए। महाजन के घर में तो हाहाकार मच गया। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि परदेश में ये क्या हो रहा है। अपराधी बेलगाम होकर वारदात पर वारदात कर रहे हैं और पुलिस कान में तेल डाले सो रही है। लिहाजा बलराम की हत्या के बाद गांव वालों में पुलिस के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा, जिसके बाद खबर मिलने पर जिला स्तर के पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। चूंकि मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद का था, इसलिए मुख्यमंत्री को भी इस घटना की जानकारी मिल गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र ही केस का खुलासा करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश पर थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच और एसटीएफ भी केस को खोलने में जुट गई। पुलिस टीमों ने सबसे पहले महाजन गुप्ता से पूछा कि उनकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है। महाजन ने जब दुश्मनी होने से इनकार कर दिया तो जांच टीमों ने उस फोन नंबर की जांच शुरू कर दी जिससे महाजन के पास फिरौती की कॉल आई थी। उस फोन नंबर की जांच के सहारे पुलिस रिंकू नाम के उस शख्स के पास पहुंच गई जिसने वो सिम कार्ड फर्जी आईडी पर दिया था। रिंकू ने बताया कि वो सिम उसने दयानंद राजभर नाम के व्यक्ति को दिया था। रिंकू को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दयानंद राजभर को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने स्वीकार कर लिया कि बलराम की हत्या में अजय चौहान और नितिन चौहान भी शामिल थे। उन्होंने फिरौती के चक्कर में उसकी हत्या की थी। बलराम की हत्या का केस लगभग खुल चुका था। अब केवल अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी थी। पुलिस टीमों ने अन्य अभियुक्तों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश डालनी शुरू की। अगले दिन 27 जुलाई को पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अजय चौहान और नितिन उर्फ मुन्ना चौहान को हैदरगंज के गुलरिया गांव में रहने वाले उनके एक रिश्तेदार ने कमरे में बंद कर लिया है। सूचना मिलने पर भारी तादाद में पुलिस गुलरिया पहुंच गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। अब तक पुलिस के हत्थे 5 आरोपी चढ़ चुके थे,
जिनमें 3 लोग बलराम के अपहरण और हत्या में शामिल थे और 2 पर फर्जी कागजात के जरिए सिम कार्ड बेचने की बात सामने आई। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि महाजन गुप्ता प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छी कमाई करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी कोई जमीन अच्छे पैसों में बेची थी। मोटी फिरौती के लालच में उन्होंने उनके इकलौते बेटे बलराम का किडनैप किया था। बलराम का किडनैप करने के बाद वे उसे एक दुकान में लेकर गए थे और भेद खुलने के डर से उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। फिर उसके शव को नहर में डाल आए थे। शव ठिकाने लगाने के बाद आरोपी नितिन उर्फ मुन्ना चौहान और अजय चौहान गुलरिया स्थित अपनी मौसी के घर छिपने के लिए पहुंचे। उन्होंने मौसी को सच्चाई बता दी। मौसी को इस बात का डर था कि कहीं उनके चक्कर में पुलिस एनकाउंटर करके उसके बच्चों की जान ना ले ले, इसलिए उन्होंने सरेंडर करने की सलाह दी। दोनों आरोपियों को डर था कि सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। तब रिश्तेदारों ने पूरे गांव वालों के सामने उनका सरेंडर करने की योजना बनाई। अजय और नितिन को एक कमरे में बंद कर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और जब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उस समय पूरा गांव जमा हो गया था। 14 साल के बलराम के किडनैप और हत्या के आरोप में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक दरोगा और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया। उधर मुख्यमंत्री ने बलराम गुप्ता की हत्या पर संवेदना व्यक्त की और उसके परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि जिला अधिकारी के माध्यम से भिजवाई। बलराम 1 साल पहले एक रिश्तेदार के घर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था, जिसे 4-5 दिन के बाद पुलिस ने कुसमही के जंगल से बरामद किया था, लेकिन इस बार गायब होने पर उसका शव मिला। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।